Hello students, welcome back to my classes. So today we are going to cover unit 1 of business studies for class 12th, nature and significance of management. This is going to be a long video because I am going to cover the whole chapter in one part only. So today we are going to cover these topics: management, concept, objective and importance, management is science, art, profession, levels of management, management functions, planning, organizing, staffing, directing and controlling, and lastly coordination का concept and importance. So now we are going to start with this quotation: successful organization achieve their goals not by chance but by a good management. कोई भी जो successful organization होती है वो अपने गोल्स कभी भी बाय चांस अचीव नहीं करती, हमेशा एक गुड मैनेजमेंट ही उसके पीछे होता है. अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगी. क्लियर? नाउ क्या करता है मैनेजमेंट में, एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उन सब के एफर्ट्स को डायरेक्शन देता है. कहाँ डायरेक्शन देता है? टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए. यही मैनेजर का काम होता है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स या टीम्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रही हैं, उन सब के एफर्ट्स एक ही तरफ डायरेक्टेड हो, वही क्या है? हमारा मैनेजमेंट है. Now, management aims at guiding their efforts towards achieving a common goal. There कौन है यहाँ पे? There हैं departments and people who are existing in the organization. उनके actions को, उनके efforts को एक common goal की तरफ या common objective की तरफ डायरेक्ट करना ही मैनेजमेंट का एम होता है. और ये जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है यही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है. नाउ मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम काम करते हैं किस एम के साथ कि हम अपने गोल्स अचीव कर लें. ये तो ठीक है, मैनेजमेंट क्यों है? मैनेजमेंट का एम ही है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना, और वो एक प्रोसेस है मैनेजमेंट. लेकिन वो गोल्स कैसे अचीव होने चाहिए? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, दोनों तरीके से गोल्स अचीव होने चाहिए. हम इन तीनों टर्म्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं. व्हाट इज़ प्रोसेस? प्रोसेस क्या है? किसी भी काम को करने के लिए जो हमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं वो हमारा प्रोसेस है. फॉर एग्जांपल, मुझे ये जो गुड है, गुड ए बनाना है मुझे, तो इसके लिए मुझे पहले ये वाला स्टेप लेना पड़ेगा, फिर मुझे ये स्टेप लेना पड़ेगा, फिर ये. कुछ स्टेप्स लेके मुझे जब जाके मेरी गुड ए की प्रोडक्शन होगी, या गुड ए अगर सर्विस ए है तो मैं सर्विस तब प्रोवाइड कर पाऊंगी जब मैं ये कुछ स्टेप्स फुलफिल करूंगी. तो वही प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो हैं वही मिलके क्या बनाती है? प्रोसेस. मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? मैनेजमेंट का प्रोसेस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. इसको आप याद कर सकते हो पोस्ट डॉक. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है. सीक्वेंस क्यों, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी. मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन क्या होता है? प्लान करना. प्लानिंग मीन्स सेटिंग अप गोल्स एंड डेवलपिंग अ वे टू अचीव देम. गोल्स को सेट करना और फिर उसका एक तरीका, एक कोई रास्ता निकालना कि उन गोल्स को अचीव कैसे करना है, वही हमारी प्लानिंग है. ऑर्गेनाइजिंग क्या है? जब आपने गोल्स बना लिए तो और ये भी देख लिया कि रास्ता क्या है, वे क्या है उनको अचीव करने का, तो उनको अचीव करने के लिए हमें जो भी एक्शंस परफॉर्म करने हैं, हमें कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये देखना कि हमारे पास क्या क्या एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है और क्या वो हमारे पास सफिशिएंटली अवेलेबल है या नहीं है, वो है ऑर्गेनाइजिंग का काम. अब आपके पास रिसोर्सेज भी आ गए, बट उन रिसोर्सेज को एक्चुअल में कौन ऑपरेट करेगा? आपके पास लैंड आपने ले ली, आपने रॉ मटेरियल ले लिया, आपने मशीन्स खरीद ली, ये सब आपने ले लिया, लेकिन इन सबको ऑपरेट कौन करेगा? वर्कर्स चाहिए, इसके लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए. तो ये देखना कि हमें क्या क्वालिफिकेशन, कौन सी स्किल के लोग चाहिए और कौन सी जॉब पे चाहिए, वो सारा काम है स्टाफिंग का. तो स्टाफिंग क्या मेक श्योर करता है कि राइट लोग हों, राइट पीपल अवेलेबल हों विद राइट क्वालिफिकेशन राइट जॉब के लिए.
उसके बाद जब आपने स्टाफिंग कर ली तो उन लोगों को हमें सुपरवाइज करना पड़ेगा, यानी कि बताना पड़ेगा काम कैसे करना है, क्या काम करना है, उनकी लीडरशिप की करनी पड़ेगी, मोटिवेट करना पड़ेगा और चीज़ों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो उनका हमें डायरेक्शन करना पड़ेगा। डायरेक्टिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर हमारे 4 फैक्टर्स आते हैं, सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। एंड लास्टली कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग मीन्स जो आपने प्लान में जो गोल्स सेटअप किए थे, क्या ये गोल्स ये सारे प्रोसेस के बाद अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कोई कमी तो नहीं आ रही, कमी मतलब डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है, कोई डेविएशन तो नहीं हो रही है गोल से। इफ़ देयर आर सम डेविएशंस तो ये पता लगाना कि डेविएशन क्यों हुई, किस वजह से हमारे गोल्स अचीव नहीं हुए, और फिर नेक्स्ट टाइम जब हम प्लानिंग करेंगे तो फिर उन डेविएशंस को हम मूव आउट कर देंगे और प्लानिंग में हम अपने गोल्स को चेंज करेंगे, गोल्स को रिवाइज करेंगे या ऑब्जेक्टिव्स को रिवाइज करेंगे। तो क्योंकि प्लानिंग के बाद क्या हुई कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग के बाद दोबारा क्या हुई प्लानिंग, तो आप यहाँ से एक बात समझ सकते हो कि मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये चलता ही रहता है। ये ऐसा नहीं है कि जब 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5th स्टेप के बाद कंट्रोलिंग के बाद मैनेजमेंट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको ये पोस्ट डॉक इसी सीक्वेंस में याद करना है। प्लानिंग, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कंट्रोलिंग, पोस्ट डॉक। ये आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, इसको हम प्रोसेस की तरह ही डिफाइन करेंगे। ऑफ किस चीज़ का प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या करना है, ये फंक्शंस किस पे इम्प्लीमेंट करने हैं, द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एंड ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स के एफर्ट्स और जो रिसोर्सेज हैं उनकी हमें क्या करनी है, अच्छे से प्लानिंग करनी है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करनी है। ये जो प्रोसेस है यही हमारा मैनेजमेंट है। क्लियर। नाउ इफेक्टिवनेस क्या है, प्रोसेस समझ में आ गया। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस इज नथिंग बट डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। इफेक्टिवनेस क्या है, सही काम करना, सही काम करके जितने भी टास्क हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 कंप्लीट करके एक पूरी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेना और गोल को अचीव करना। तो ये क्या है, ये सिर्फ गोल से मैटर करता है कि आप टाइम पे, सही टाइम पे रिजल्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर रिजल्ट नहीं दे रहे हो तो फिर मतलब आप इफेक्टिव नहीं हो। रिजल्ट मिल रहा है तो इफेक्टिवनेस है आपके काम के करने के तरीके में। तो इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। वहीं पर अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी कहती है प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम इनपुट, यानी कि अपनी कॉस्ट को, अपने एफर्ट्स को, अपनी वेस्टेज को, अपने टाइम को, जितने भी रिसोर्सेज लग रहे हैं, टाइम इज़ ऑल्सो रिसोर्स, उन सबको क्या करना है, मिनिमाइज करना है और उनका यूज़ करके आउटपुट को हमें मैक्सिमाइज करना है। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। यानी कि एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद टाइम। एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद टाइम। अब हमें ये देखना है कि अच्छे मैनेजर को क्या सिर्फ कॉस्ट एफिशिएंट होना है या टाइमली इफेक्टिव भी रहना है। उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको एज इट इज़ पूछ ली जाती है, कॉमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, या फिर क्या आप अग्री करते हो इस स्टेटमेंट से। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इट मीन्स कि एक मैनेजर को इफेक्टिव भी रहना है, एफिशिएंट भी रहना है, तभी बोला जाएगा कि वो एक गुड मैनेजर है या उस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको टास्क दिया गया, आपको एक गिवन अमाउंट में, लेट से 300 रुपीज़ में एंड 1 आवर में आपको 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं। तो हमारे पास इनपुट्स क्या है, 300 रुपीज़, 1 आवर एंड आउटपुट क्या निकालना है उससे, 2 पिज़्ज़ा का हमें आउटपुट देना है। क्लियर। नाउ अब क्या हुआ, एम्प्लॉय 1 ने क्या किया, 2 पिज़्ज़ा का आउटपुट दे दिया, लेकिन उसने कॉस्ट को डबल कर दिया। 1 आवर में डबल कॉस्ट लगा के 2 पिज़्ज़ाज के आउटपुट्स ने दे दिया। तो क्या ये इफेक्टिव एंड एफिशिएंट दोनों है? नहीं, एफिशिएंट नहीं है क्योंकि उसने कॉस्ट तो बढ़ा दी, कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट में उसने मैक्सिमम आउटपुट नहीं दिया। बट
उसने गिवन टाइम में सही एंड रिजल्ट दे दिया, तो इसलिए वो मैनेजर क्या है या वो एम्प्लॉय क्या है, सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव है। वहीं पर जो एम्प्लॉय 2 था, उसने गिवन रिसोर्सेज में 1 आवर में काम कर दिया, लेकिन उसने एंड रिजल्ट पूरा नहीं दिया, यानी कि उसने कॉस्ट को बढ़ने नहीं दिया, तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट है। वहीं पर एम्प्लॉय 3 ने क्या किया, जितना इनपुट था उसी इनपुट में उसने कंसर्न्ड आउटपुट निकाल के दिया। सो एम्प्लॉय 3 इज बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। क्लियर? सो कंक्लूजन क्या निकलता है, हाई एफिशिएंसी विद हाई इफेक्टिवनेस शुड बी द एम ऑफ ऑल मैनेजर्स। पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। हर मैनेजर का एम होना चाहिए कि उसका मैनेजमेंट प्रोसेस या उसके जो भी गोल्स अचीव हो रहे हैं वो प्रोसेस हाईली एफिशिएंट प्लस हाईली इफेक्टिव हो। अगर आप इनएफिशिएंट हो या इनइफेक्टिव हो या दोनों ही हो, तो आपका मैनेजमेंट कैसा हो जाएगा, पुअर मैनेजमेंट बोला जाएगा। और अगर मैनेजमेंट पुअर है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, डाउन जाती जाएगी उसकी परफॉर्मेंस, और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स क्या है मैनेजमेंट के, यहाँ देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, एंड मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन मल्टी फैकेटेड कंसेप्ट। अब हम इन सब फीचर्स को डिटेल में पढ़ते हैं एक बार। फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, एक स्कूल है, उसका गोल है टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन। एक शॉप है, उसका गोल है टू मैक्सिमाइज सेल्स। कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसका एम हो सकता है टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसका हो सकता है टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। तो सब ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तभी एग्जिस्ट करती है जब उसका कोई गोल होगा। उस गोल को अचीव करने में कौन हेल्प करेगा, मैनेजमेंट। वो गोल कैसा होना चाहिए, गोल शुड बी सिंपल एंड क्लियर। सिंपल एंड क्लियर गोल होना चाहिए। अगर एम्बिगियस होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स गोल होगा, मल्टीपल गोल्स एक साथ आप अचीव करने की कोशिश करोगे, सो देयर विल बी कॉम्प्लेक्सिटी, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, जो प्रोसेस है जिसे हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इट कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। ऐसा नहीं होता कि आपने फर्स्ट टाइम प्लानिंग की, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, कंट्रोलिंग किया और बस मैनेजमेंट का काम खत्म। ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट की कोई भी फंक्शन, बीट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और बीट एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, वो आइसोलेशन में, अकेले में कभी भी परफॉर्म नहीं होता। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और सारे ही फंक्शन साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। जिस टाइम स्टाफिंग हो रही है उस टाइम प्लानिंग भी चल रही होगी, जिस टाइम प्लानिंग चल रही है उस टाइम कंट्रोलिंग भी चल रहा होगा, जिस टाइम कंट्रोलिंग चल रही है उस टाइम डायरेक्टिंग भी चल रही होगी। ईच एंड एवरी फंक्शन इज इंटररिलेटेड, एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर इज इंटररिलेटेड एंड कोई भी फंक्शन हम आइसोलेशन में, अकेले में परफॉर्म नहीं करते। नेक्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मीनिंग है मैनेजमेंट इज कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो और कोई भी लेवल हो, लेवल मीन्स अभी हम आगे पढ़ेंगे 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, इसे मैनेजमेंट हायरार्की बोलते हैं। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। कोई भी लेवल का मैनेजमेंट हो या किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ आर कॉमन, यानी कि सब में सेम मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। कैसे? चाहे आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बीट अ स्कूल, पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, या कोई भी कंट्री है, बीट इंडिया, जापान, यूएसए, या कोई भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हर जगह एग्जिस्ट करता है। सो इस फीचर को हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। नेक्स्ट फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल आपने 11th क्लास में अकाउंट्स में पढ़ा होगा, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच्ड बट ओनली फेल्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा था गुडविल।
गुडविल क्या है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल दिखती नहीं है, गुडविल छुई नहीं जाती, गुडविल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो कहीं पर कंपनी में रखा हुआ है। इट कैन ओनली बी फेल्ट, सिर्फ ऑब्जर्व की जाती है, फील की जाती है कि मार्केट में क्या गुडविल है आपकी कंपनी की। सिमिलरली मैनेजमेंट भी एक इंटेंजिबल फोर्स है, उसको देखा नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के इस कॉर्नर में मैनेजमेंट रखा हुआ है। मैनेजमेंट होता है तो पूरी बिल्डिंग यानी कि पूरी कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। इट्स इफेक्ट कैन ओनली बी फेल्ट। कैसे? बाय अचीविंग गोल्स, बाय ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली एंड बाय हैप्पी एम्प्लॉयज़। अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश हैं, आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, आप गोल्स अचीव कर पा रहे हो, तो यानी कि मैनेजमेंट अच्छा है उस ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट अकेले सिर्फ मैनेजर का काम नहीं है। मैनेजर का काम है मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करना, बट एक अच्छा मैनेजमेंट तभी हो पाएगा, वो प्रोसेस तभी पूरा हो पाएगा जब सब मिलके मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट अकेले देश को नहीं सुधार सकती। एज सिटीजन्स हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा। सो एवरीवन जॉइन्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिफरेंट पर्पज़। एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी, एम्प्लॉय सी, सब अलग अलग पर्पज़ के लिए आ रहे हैं। कोई अच्छी सैलरी की वजह से आ रहा है, कोई इसलिए आ रहा है कि बस उसका मन है काम करने का, कोई इसलिए आ रहा है कि मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, पर्टिकुलरली इसी पोस्ट पर मुझे काम करना है। सबके अलग अलग पर्पज़ है। एवरीवन वर्क्स टूवर्ड्स कॉमन गोल। अलग अलग पर्पज़ होने के बाद भी सब एक कॉमन गोल यानी कि ओजी, ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए काम करते हैं। तो मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि ये सारे जो डाइवर्स नीड्स एंड डाइवर्स गोल्स वाले लोग आए हुए हैं, ये सब मिलके एज अ टीम काम करें और उन टीम के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। इंडिविजुअल से आई, टीम से वी, अ सक्सेसफुल टीम बीट्स विद वन हार्ट। ये इंश्योर करता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन मतलब चेंज होता रहता है। तो मैनेजमेंट या बिजनेस क्योंकि एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, चाहे ट्रेंड्स हैं, चाहे टेक्नोलॉजी है, चाहे हमें टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करना है, या पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। और एक सक्सेसफुल बिजनेस वही होता है जो उन चेंजेस को अडाप्ट करे। ट्रेंड के साथ चेंज हो, एनवायरनमेंट के साथ चेंज हो, तभी बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है टू क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हेल्प्स टू क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट की एक इंपॉर्टेंस में भी आप ये पढ़ने वाले हो, और मैनेजमेंट अपने आप में भी क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है। नेक्स्ट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जो मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो में समझाया था, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या है कि मैनेजमेंट हमें 3 तरीके से करना पड़ता है। काम का मैनेजमेंट, वर्क, लोगों का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और इन दोनों को मिला के बनता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। आप अपने ऑपरेशंस को जब अच्छे से मैनेज कर पाते हो, जब आप अपने वर्क एंड पीपल दोनों को ही अच्छे से मैनेज कर लो। कैसे? मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है? मैनेजमेंट का काम है टू ट्रांसलेट वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइन द मीन्स टू अचीव देम। मैनेजमेंट का काम है कि जो भी गोल्स हमें अचीव करने हैं उसको वर्क में यानी कि जॉब्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिफाइन कर दे, ट्रांसलेट कर दे, और असाइन करे रिसोर्सेज, मीन्स मतलब रिसोर्सेज टू अचीव देम। ये मैनेजमेंट का काम है। हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी गोल के लिए एग्जिस्ट कर रही है, तो जो काम करना है, जो गोल्स हैं उनके लिए क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, वो मैनेजमेंट का काम है देखना। इसके बाद मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो मैनेजमेंट का काम है उनसे अच्छे से काम करवाना। मेन टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज गेटिंग वर्क डन बाय पीपल। गेटिंग वर्क डन बाय पीपल, लोगों के द्वारा अच्छे से काम करवाना। इसके 2 डायमेंशंस हैं, इंडिविजुअल्स को मैनेज करना, और जब वो एक टीम में काम करे तो टीम को भी मैनेज करना। एक अच्छा मैनेजर वही है जो अपने एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ को तो इफेक्टिव बना दे, बट उनकी वीकनेस को इररिलेवेंट बना दे, वही एक अच्छा मैनेजर बोला जाता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है? किसी भी बिजनेस में जो भी बेसिक एक्शंस लेने पड़ते हैं हमें इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज इन विच इट डील्स। कोई भी बिजनेस जिस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है, उनको प्रोवाइड करने के लिए जो बेसिक एक्शन लिए जाते हैं वही हमारे क्या है? ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस है। तो ऑपरेशंस में आपका वर्क भी आ गया और लोगों से काम करवाना भी आ गया। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल मिलके बनाता है मैनेजमेंट ऑफ
ऑपरेशंस। तो ये हैं 3 डायमेंशंस आपके मैनेजमेंट के। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट की, इसके पहले हम ये देख लेते हैं। पीटर ड्रकर ने कहा, मैनेजमेंट इज men plus things. Management is a life giving element in every business. लाइफ गिविंग एलिमेंट है, जान है बिजनेस की मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के बिना जो रिसोर्सेज है प्रोडक्शन के, वो हमेशा रिसोर्सेज ही रह जाएंगे और कभी भी प्रोडक्शन नहीं बन पाएंगे। यानी कि आप रिसोर्सेज को कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। कब नहीं कर पाओगे? अगर आपके पास अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा। मैनेजमेंट ही है जो बिजनेस को जान देता है और बिजनेस के ऑपरेशन सक्सेसफुली हम परफॉर्म कर पाते हैं। क्लियर? नाउ क्या क्या इंपॉर्टेंस है? मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी इंक्रीज करने का मतलब है कॉस्ट रिड्यूस करना, वेस्टेज रिड्यूस करना और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देना। क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज करे। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है या कोई नया लॉ आया है उसको अडेप्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है, ये मैनेजमेंट हेल्प करता है बिजनेस को। मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है और मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है, जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो आगे हम ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो इसमें से। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैनेजमेंट के? मैनेजमेंट के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिनको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब इनको एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स 3 होते हैं मैनेजमेंट के, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये इंश्योर करना है कि हम जिस बिजनेस को रन कर रहे हैं वो एटलीस्ट मार्केट में सर्वाइव कर पाए। जब उसका सर्वाइवल इंश्योर हो जाएगा तो वी विल मेक श्योर कि एटलीस्ट वो इनफ प्रॉफिट्स अर्न करे, और जब वो इनफ प्रॉफिट्स भी अर्न करने लगेगा तो वी विल मेक श्योर कि वो उसकी ग्रोथ भी हो, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है? ग्रोथ ही होता है किसी भी बिजनेस का। अगर आप ग्रोथ के लिए ही एम नहीं कर रहे हो, आप ये एम नहीं कर रहे हो कि कल को जाके मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, तो एक छोटा सा बिजनेस आप कब तक चलाओगे? वो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये 3 गोल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, या इनको हम इकोनॉमिक गोल्स भी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। सर्वाइवल क्या है? इट इज़ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव to survive and organization must earn enough revenues. Profits is essential for covering cost, to cover risk and profit एक incentive की तरह काम करता है to continue successful operations. Growth necessary है इंडस्ट्री में रहने के लिए लॉन्ग रन में। अगर आप एम कर रहे हो कि मैं लॉन्ग रन में इंडस्ट्री में रहूं, 15, 20, 50 साल तक काम करूं, तो आपको ग्रोथ को एम करना ही पड़ेगा। अगर आप ग्रोथ के लिए नहीं सोचोगे, ग्रोथ नहीं चाहोगे, ग्रोथ नहीं करोगे, तो आप लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं करोगे। बिजनेस आपका लॉन्ग रन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स। आपके सेल्स इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज होंगे, तो हम बोलेंगे कि हाँ इस बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है? मैनेजमेंट एक सोसाइटी में काम करता है, उस सोसाइटी से बेटा इनपुट्स लेता है। तो इनपुट कौन प्रोवाइड कर रहा है? सोसाइटी। फिर जब वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, कहाँ बेचेगा आउटपुट को? मार्केट में। और मार्केट कौन दे रहा है? किसकी मार्केट होगी? वो भी सोसाइटी की। तो आप इनपुट लेके आउटपुट दे रहे हो और आउटपुट से पैसा अर्न कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हो सोसाइटी की ही मार्केट में सेल करके। तो आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द सोसाइटी। यही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। और जब हम एक कंपनी के कंटेक्स्ट में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो वो हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने होते हैं मैनेजमेंट को सोसाइटी के टुवर्ड्स? यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स या मेथड्स, मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जनरेटिंग इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, providing basic facilities to employees, providing healthy working environment and safe keeping of environment in whatever way possible. Clear? Now moving on, personal objective. जैसा मैंने पहले बोला कि हर एम्प्लॉय A, एम्प्लॉय B, एम्प्लॉय C अलग अलग नीड्स फुलफिल करने के लिए अलग अलग एम के साथ आया है, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आया है। तो इनके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पर्सन ए अपना, पर्सन बी अपना, पर्सन सी अपना अलग 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 ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा है और उन्होंने ओजी को कम्प्लीटली क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। ओजी क्या है? ओजी इज ऑर्गेनाइजेशन गोल, उसको इग्नोर कर दिया।
लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के चक्कर में इनके गोल्स इग्नोर कर रहा है मैनेजमेंट, तो ये क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना भी मैनेजमेंट का काम है। सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। प्रोवाइडिंग कॉम्पिटिटिव सैलरी, उनको अच्छी सैलरी देना, उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करना, उनकी सोशल नीड्स फुलफिल करना, हर पर्सन को अपॉर्चुनिटी देना फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड हार्मनी मेंटेन करना, पीस मेंटेन करना बिटवीन पर्सनल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हुए ऑर्गेनाइजेशनल गोल हमारा अचीव होना चाहिए, दोनों एक साथ अचीव होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक को अचीव करने के चक्कर में हम दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में वो अच्छा नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसके लिए हम ये हायरार्की समझ लेते हैं। मैनेजमेंट हायरार्की क्या है? मैनेजमेंट हायरार्की बताती है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, किसका किससे कैसा रिलेशनशिप है, कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। ए बी को ऑर्डर देता है और बी सी को ऑर्डर देता है, तो यानी कि ए बी का सुपीरियर है एंड बी सी का सुपीरियर है। ऐसे ही सी बी को रिपोर्ट करता है कितना काम हुआ है क्या नहीं हुआ, एंड बी ए को रिपोर्ट करता है, तो सी बी का सबऑर्डिनेट है एंड बी ए का सबऑर्डिनेट है। क्लियर? तो ये जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है कैसे एग्जिस्ट करती है, उससे एक चेन बन जाती है कि हमारा सबसे पहले टॉप लेवल पे आता है ए, उसके अंडर काम कर रहा है बी और बी के अंडर काम करता है सी। तो ए सबसे मोस्ट सीनियर है, बी सीनियर है सी का, और सी किसी का सीनियर नहीं, सी जूनियर है। तो इससे एक चेन बन गई। इस चेन को हमने क्या बोला? मैनेजमेंट हायरार्की, जो हमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बता रही है। इसी से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट निकल के आते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। अब इन तीनों के एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन समझेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कंपनी के। हाँ, ये डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। इनकी जॉब स्ट्रेसफुल होती है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं एंड कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशन भी इनकी ज़्यादा होती है। फंक्शंस क्या हैं? इनके फंक्शंस हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके चलना। कंपनी के सर्वाइवल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली एनालाइज करते रहना और जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है उस चेंज को बिजनेस में अडेप्ट करना। रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारी एक्टिविटीज़ के लिए, गोल्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करते हैं और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है बिजनेस का, हमारे एक्शंस का, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट काम करता है एज अ लिंक। ये मिडिल लेवल है, मिडिल लेवल लिंक है टॉप लेवल एंड लोअर लेवल के बीच का। तो इट इज़ अ लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स, ये इनके तो सबऑर्डिनेट होते हैं यानी कि जूनियर्स होते हैं एंड सुपीरियर होते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स के। इसमें आते हैं हमारे एचआर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर एटसेट्रा। इनके क्या फंक्शंस हैं? इनके फंक्शंस हैं जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए हैं उनको कैरी आउट करना, कंट्रोल करना प्लान्स को और उनको इम्प्लीमेंट करना। जो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हमारे लोअर लेवल मैनेजर्स ही हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पॉलिसी फ्रेम करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं। ये देखना कि सफिशिएंट वर्कफोर्स अवेलेबल है या नहीं। असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मोटिवेट एम्प्लॉयज़, कॉपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब फंक्शंस होते हैं आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। नाउ ऑपरेशन और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट। बेटा जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वही होता है जो डायरेक्ट वर्कफोर्स के टच में होता है। मैनेजर्स की हमने चेन देख ली, लोअर लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब जो एक्चुअल में वर्कफोर्स जो फैक्ट्री में काम कर रही है, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इंगेज्ड है, वो किसके टच में है? वो है लोअर लेवल मैनेजमेंट के टच में। इसलिए हम इन्हें सुपरवाइजरी, यही है जो सुपरवाइजर्स हैं, इसलिए हम इन्हें सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लोअर लेवल होता है इनका हायरार्की में सबसे छोटे लेवल पे होते हैं, नीचे वाले लेवल पे होते हैं। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी लिमिटेड होती है। ये ऑर्डर्स लेते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट से और लिंक का काम करते हैं वर्कफोर्स और मैनेजमेंट के बीच में। नेक्स्ट फंक्शंस क्या हैं इनके? ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स कितने एफर्ट्स डाल रहा है, उनके एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे वो देखना। इन डायरेक्ट टच विद एक्चुअल वर्कफोर्स का डायरेक्ट टच में होते हैं। जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पास ऑन करते हैं, क्वालिटी आउटपुट को इंश्योर करते हैं। ये मेंटेन करते हैं मिनिमम कॉस्ट एंड वेस्टेज एंड इंश्योर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी भी इंश्योर करना इनका ही काम होता है। नेक्स्ट
मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज साइंस क्या है? साइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम वन बाय वन चेक करेंगे क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। उसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसकी अपनी थ्योरी होती है, अपनी टर्म्स होती हैं, अपनी वोकैबुलरी होती है, और ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है, बेस्ड होती है। यानी कि कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि ये एक्शन लिया गया, ये इसका इम्पैक्ट ये आएगा, या मेरे पास ये इम्पैक्ट आ रहा है तो ये इस वाले रीज़न की वजह से आ रहा है। दिस इज कॉल्ड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो क्या मैनेजमेंट में ये फीचर्स प्रेजेंट हैं? यस, मैनेजमेंट की भी अपनी थ्योरी है, अपनी टर्म्स हैं, और वो भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। नेक्स्ट फीचर है साइंस का, प्रिंसिपल्स बेस्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। जो भी साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बनाए जाते हैं, और एक्यूरेट प्रेडिक्शन भी वो पॉसिबल कर देता है इस वजह से। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से बनाए जाते हैं, बट एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं देते। एक्यूरेट प्रेडिक्शन क्यों नहीं देते? क्योंकि मैनेजमेंट डील करता है ह्यूमन बीइंग से, जो बहुत डायनेमिक है। हर ह्यूमन का बिहेवियर अलग होता है दूसरे ह्यूमन से, इसलिए मैनेजमेंट को भी हर एम्प्लॉय से, हर वर्कर से अलग तरीके से डील करना पड़ता है। इस वजह से ये मैनेजमेंट में पॉसिबल नहीं है कि एक्यूरेट प्रेडिक्शंस बता पाए वो कि किस केस में हम क्या करेंगे तो उसकी क्या रिजल्ट निकल के आएगा। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? एक इनएग्जैक्ट साइंस है। साइंस का थर्ड फीचर है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जितने भी लॉज हैं वो हर जगह, हर रीजन में एक जैसे अप्लाई होते हैं। जैसे ग्रेविटी हर जगह ही एप्लीकेबल है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स हमें मिल जाते हैं। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट के लॉज की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती। हाँ, मैनेजमेंट में हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि ये वाला लॉ लगाना चाहिए, बट उस लॉ को लगाने के लिए, उस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि एवरी प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू ईच वर्कर और सिचुएशन। हर सिचुएशन और हर वर्कर में सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो या सेम तरीके से अप्लाई हो, वो पॉसिबल नहीं है। जो आपका पास्ट में जो काम कर गया था तरीका या सॉल्यूशन, वो ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट में भी वो आपको सेम रिजल्ट्स लाके दे। सो कंक्लूजन क्या है? मैनेजमेंट साइंस तो है, क्योंकि एक फीचर तो है साइंस का मैनेजमेंट में, बट बाकी दो फीचर्स नहीं है, इसलिए ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव साइंस नहीं है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज आर्ट। आर्ट का फर्स्ट फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। कोई भी आर्ट हो, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कोई भी आर्ट हो, सबकी अपनी थियोरेटिकल नॉलेज होती है जिसको हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, और एक्सीलेंस आती है हमारी स्टडी ऑफ नॉलेज से, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंस से। क्या ये सब मैनेजमेंट में है अवेलेबल? यस, मैनेजमेंट में सब कुछ प्रेजेंट है। मैनेजमेंट की अपनी थियोरेटिकल नॉलेज है, मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हम कॉन्टिन्यूसली करते हैं। स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से ही हम मैनेजमेंट में एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट की पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। जो आर्ट की थियरी है वो सबके लिए सेम है। जब हम सिंगिंग की बात करते हैं तो जो राग हैं या सुर हैं वो सबके सेम हैं, लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन है, कोई किस तरीके से गा रहा है, वो हर सिंगर टू सिंगर अलग है। या जो ड्राइंग करने का तरीका है, जो पेंटिंग करने का तरीका है, वो सबका सेम है, बट उसकी एप्लीकेशन सबकी अलग अलग है। सो यूज़ ऑफ नॉलेज सेम है, बट यूज़ ऑफ नॉलेज वेरी करता है फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। हर आर्टिस्ट का एक यूनिक तरीका है अपने स्किल को परफॉर्म करने का, जिसकी वजह से उसका अपना थ्योरी, अपने स्टाइल निकल के आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल एग्जिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर आर्ट। एक पर्टिकुलर आर्ट के अलग अलग स्टाइल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या ये सब मैनेजमेंट में प्रेजेंट है? यस, मैनेजमेंट में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर मैनेजर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट की थ्योरी को अलग तरीके से अप्लाई करेगा। मैनेजमेंट, एवरी आर्टिस्ट हैज़ अ यूनिक मैनर टू परफॉर्म हिज और हर स्किल, एंड मैनेजमेंट में अपना स्टाइल होता है, और हर मैनेजमेंट का अलग स्टाइल, हर मैनेजर का अलग स्टाइल होता है चीज़ों को टैकल करने का। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज आर्ट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो आर्ट है क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस पे बेस्ड है। कौन कितना क्रिएटिव है और कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी एक्सीलेंस कितनी आ रही है। स्टार्टिंग में कोई बच्चा सीखता है ड्राइंग, वो कुछ इस तरीके से करता है, और जो बच्चा बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, बहुत क्रिएटिव होता है, तो वो इस लेवल पे पहुंच पाता है। लेकिन हर कोई ड्राइंग इस तरीके से नहीं कर पाता, क्योंकि सबकी क्रिएटिविटी सेम नहीं है और सबने उतनी प्रैक्टिस नहीं की। सो
आर्ट क्या है, प्रैक्टिकल है, इसमें क्रिएटिव प्रैक्टिस इन्वॉल्व रहती है, पर्सनल एप्लीकेशन नॉलेज की रिक्वायर्ड होती है और अचीव परफॉर्मेंस परफेक्शन आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। क्या ये सब मैनेजमेंट प्रेजेंट है? यस, मैनेजमेंट भी प्रैक्टिकल है, मैनेजमेंट में क्रिएटिव प्रैक्टिस चाहिए थियोरी की, पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड और परफेक्शन तभी आता है मैनेजमेंट में जब आप लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस करते हो और एक्सपीरियंस लेते हो। सो आर्ट के सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट प्रेजेंट है, इसलिए हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज अ फुल फ्लेजेड आर्ट। क्लियर? नाउ मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन की, हर प्रोफेशन की वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। नॉलेज रिक्वायर्स थ्रू इंस्ट्रक्शन से हमें वो नॉलेज मिलती है। इसमें वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स होते हैं एंड नॉलेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू बुक्स और कॉलेज और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे IIM आपको मैनेजमेंट की ही प्रैक्टिस करवाता है, लेकिन मैनेजमेंट की ही नॉलेज देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारे प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट प्रेजेंट हो। क्या मैनेजमेंट एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? यस, अभी तक तो ये है और यही सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, हर कोई डॉक्टर और लॉयर नहीं बन सकता। आपको क्या लेना पड़ता है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है और आपको एक डिग्री लेनी पड़ती है, तभी जाके आप उस प्रोफेशन में एंटर कर सकते हो। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में अगर आपके पास MBA की डिग्री है या कोई और मैनेजमेंट कोर्स की डिग्री है तो वो डिज़ायरेबल तो है बट रिक्वायर्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास MBA की डिग्री होगी तो ही आप अपने बिजनेस को मैनेज कर पाओगे। हो सकता है आपके पास मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आपको मैनेजमेंट की नॉलेज है, तो आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, लेकिन आपने MBA नहीं किया हुआ, तो मैनेजमेंट की डिग्री रिक्वायर्ड तो नहीं होती बट डिज़ायरेबल होती है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन में प्रोफेशनल एसोसिएशन। हर प्रोफेशन का एक एसोसिएशन बना हुआ होता है। जैसे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है एंड डॉक्टर्स के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है। हर मेंबर को उस एसोसिएशन का मेंबर बनना ज़रूरी है। लॉयर्स के लिए बार काउंसिल है। एसोसिएशन कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनका क्या बिहेवियर रहने वाला है, क्या एथिकल लॉज होंगे जो वो फॉलो करेंगे। एसोसिएशन रेगुलेट करता है एंट्री एंड ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़। कौन कौन हमारे प्रोफेशन में एंटर हो रहा है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देता है, लाइसेंस देता है आपको प्रैक्टिस करने का और आपकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो क्या ये मैनेजमेंट में एग्जिस्ट करता है? यस एंड नो। यस मीन्स कि एसोसिएशन तो है, एसोसिएशन ऑफ मैनेजर इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। IMA इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन एग्जिस्ट करता है मैनेजर्स के लिए, बट इसका मेंबर होना कंपल्सरी नहीं है, इसलिए प्रोफेशन का ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट फीचर इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मैनेजमेंट का एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, जैसे आपको ओथ दिलाई जाती है कि आप ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करोगे। कोड ऑफ कंडक्ट गाइड होते हैं बिहेवियर के। डॉक्टर लॉयर टेक ओथ वाइल एंटरिंग द प्रोफेशन। जैसे लॉयर्स ओथ लेते हैं कि हम लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करेंगे, जस्टिस के लिए ही काम करेंगे। डॉक्टर्स ओथ लेते हैं कि हम पेशेंट को बचाना हमारा सबसे पहला काम है, ना कि मनी अर्न करना। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैनेजमेंट कुछ तो एसोसिएशन कुछ तो हमारे लिए कोड ऑफ कंडक्ट बताता है, बट उसको फॉलो करना मैंडेटरी नहीं होता। नेक्स्ट, सर्विस मोटिव। हर प्रोफेशन का मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना। वो डेडिकेटेड कमिटेड सर्विसेज देते हैं, जैसे लॉयर्स जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट का बेसिक मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, गोल्स को अचीव करना और अपने बिजनेस को ग्रो करना। सोसाइटी को सर्व करना भी आजकल सेकेंडरी है, बट आजकल ज़्यादा डिज़ायरेबल है। सिंस प्रोफेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। क्लियर? सो मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है, फुल फ्लेजेड आर्ट है एंड नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन। लास्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज ऑल द एक्टिविटीज of the different departments to ensure unity of action, harmony and integration. Unity of action हो, harmony हो, peace हो और integration हो organization में। सारे departments की activities को क्या करना, एक धागे में पिरो के चलना, एक साथ लेके चलना ही हमारा coordination का process है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन मूव्स द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टू द सिचुएशन ऑफ टीम वर्क। क्लियर? नाउ
कोऑर्डिनेशन के कुछ फीचर्स क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करना बहुत ज़रूरी है. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विल क्रिएट chaos एंड कन्फ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज डिपार्टमेंट्स आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं सारे ही डिपार्टमेंट्स. हार्मनी इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोऑर्डिनेशन इज द कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज. Ensure orderly arrangement of individual and group efforts. Ensure that planned objectives are achieved with the minimum conflict. Coordination is the essence of management. Coordination is implicit and inherent in the management. Each managerial function aims towards coordination. Coordination begins at the planning stage itself. Coordination is like a thread in a garland. Coordination is not a separate function, but it's very essence of the management. Clear? नाउ फीचर्स क्या है कोऑर्डिनेशन के? ये ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, यानी कि उनको ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने का ट्राई करता है. यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करता है कि जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में सब टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल ही हों. ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, परवेजिव फंक्शन है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट करता है. विदाउट कोऑर्डिनेशन आपका कोई काम नहीं हो पाएगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर्स की कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना, और एक डेलिब्रेट फंक्शन है, यानी कि सोच समझ के कोऑर्डिनेशन किया जाता है. ज़रूरी है कोऑर्डिनेट करना सारी एक्टिविटीज़ को एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए. नेक्स्ट, नीड क्या है कोऑर्डिनेशन की? जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो होता है, उसका साइज ग्रो होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स भी ग्रो होते हैं. जब नंबर ऑफ डिपार्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ग्रो होते हैं तो उनके एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना डिफिकल्ट हो जाता है. उस टाइम पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है जो सारे फोर्सेस को यूनिफाई करता है, एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ को टूवर्ड्स कॉमन गोल. एम्प्लॉयज़ हैव देयर पर्सनल गोल एज वेल. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल. नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन. जब फंक्शनल डिफरेंशिएशन आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो एक ही मैनेजर सारे एक्शंस नहीं लेता, सारे फंक्शंस नहीं परफॉर्म करता. हर फंक्शन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है. जैसे मार्केटिंग करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया, तो जितने भी लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं वो उस डिपार्टमेंट में काम करेंगे. जिस डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशंस, फाइनेंस, सेल्स, HR एंड परचेज. अब जैसे जैसे ये डिपार्टमेंट्स बनते हैं तो जो इनके हेड हैं वो हेड एक ही काम को बहुत लंबे टाइम तक परफॉर्म करते हैं. मार्केटिंग हेड जो है बहुत लंबे टाइम तक सिर्फ मार्केटिंग में ही काम कर रहा है, तो उसको वहाँ पे स्पेशलाइजेशन आ जाता है. जब स्पेशलाइजेशन आ जाता है तो लोगों में ये चीज़ आ जाती है कि ओनली आई एम करेक्ट. लेकिन अगर इनमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा सारे डिपार्टमेंट्स में, ये एक दूसरे से कोऑपरेट करके नहीं चलेंगे तो आप गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे. तो इसलिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है जब फंक्शनल डिफरेंशिएशन आता है. In the organization, there are many departments for each activity. All departments have their own goals and objectives. There are chances of conflict among them. This is conflict. बहुत सारी इसमें टाइपिंग एरर हैं चैप्टर 1 के कुछ लास्ट की स्लाइड्स में, तो प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना. Frequent conflicts results in the lack of coordination. Goal and activities of each department should be directed towards a common goal. It can be done only through the coordination. Clear? नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन. जैसे मैंने बोला कि एक मैनेजर बहुत टाइम तक, मार्केटिंग मैनेजर अगर मार्केटिंग ही बहुत टाइम तक कर रहा है तो उसको मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन आ जाएगा और फिर उसे लगेगा कि ओनली आई एम करेक्ट, मुझे ही सब कुछ पता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में सारे मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. इसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन इज अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्स एक्टिविटीज़. स्पेशलिस्ट ज़्यादातर ऐसा सोचते हैं ओनली दे आर ओनली क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन. दे डू नॉट टेक सजेशन फ्रॉम अदर्स. इसकी वजह से डिसहार्मनी एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में. जब ऐसा होता है तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है टू रिकनसाइल द डिफरेंसेज अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन. सो थैंक यू. दिस वॉज चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज़. आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा. दिस वॉज अ समराइज्ड वीडियो ऑफ 4 पार्ट्स. इससे पहले मैं डिटेल्ड वीडियो 4 पार्ट्स में इस चैप्टर की डाल चुकी हूँ, 20-25 मिनट्स फॉर ईच पार्ट. आप वो जाके देख सकते हो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है. एंड इफ़ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.